स्टीफन आर कवी की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। मुझे लगता है हम सब ने इस किताब का नाम कहीं ना कहीं सुना है, किसी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में या शायद किसी बॉस के मुंह से। बिल्कुल, ये उन किताबों में से है जिसका जिक्र होता ही रहता है। हाँ, लेकिन आज हम इसके सिर्फ चर्चित जुमलों से आगे जाएंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि 30 साल बाद भी आज के इस भागदौड़ वाली डिजिटल दुनिया में इसके सिद्धांत इतने काम के क्यों हैं। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से होती है कि सफलता की नींव क्या है। कवि कहते हैं कि पिछले कुछ दशकों में हम एक सोच के आदी हो गए हैं, जिसे वो पर्सनालिटी एथिक कहते हैं। हाँ बिल्कुल, पर्सनालिटी एथिक मतलब सतही चीजों पर जोर देना। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, आप दिखते कैसे हैं, आपकी सोशल मीडिया इमेज, ये सब कुछ। ये तो शॉर्टकट जैसा लगता है। ये शॉर्टकट्स ही हैं जो जल्दी नतीजे देने का दावा करते हैं। जैसे किसी पेड़ की जड़ों को पानी देने के बजाय हम बस पत्तों पर स्प्रे कर रहे हों ताकि वो हरे दिखे। बहुत अच्छा उदाहरण है। इसकी ठीक उलट है कैरेक्टर एथिक, मतलब चरित्र पर आधारित सिद्धांत, गहरी अंदरूनी चीजें जैसे ईमानदारी, निष्ठा, साहस, न्याय। ये वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल हैं जो हमेशा सच रहते हैं। कवि का तर्क है कि असली और स्थायी सफलता इन्हीं जड़ों से आती है, पत्तों पर स्प्रे करने से नहीं। और मुझे लगता है सिर्फ इस फर्क को समझना ही अपने आप में एक पैराडाइम शिफ्ट है। ये शब्द भी कवि ने बहुत पॉपुलर किया। वो इसे समझाने के लिए नक्शे और इलाके की बात करते हैं। मतलब हमारा नजरिया, हमारा पैराडाइम वो दुनिया का हमारा नक्शा है। पर नक्शा इलाका तो नहीं होता, वो सिर्फ इलाके की एक तस्वीर है। और अगर हम गलत नक्शा लेके घूम रहे हों तो आप चाहे कितनी भी मेहनत करें, आप मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे, कभी नहीं। और जब हमें ये एहसास होता है कि हमारा नक्शा ही गलत है और हम उसे बदलते हैं तो अचानक पूरी दुनिया बदल जाती है। यही वो आहा मोमेंट है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। शुरुआत होती है निजी जीत से, प्राइवेट विक्ट्री, मतलब पहली 3 आदतें। हाँ, क्योंकि बाहरी दुनिया में सफल होने से पहले अपने अंदर की दुनिया को जीतना जरूरी है ना। सही बात है। जब तक खुद पर कंट्रोल नहीं है तब तक दूसरों के साथ मिलकर कुछ बड़ा कैसे होगा। और इसकी पहली आदत है प्रोएक्टिव बने। प्रोएक्टिव होना, लोग अक्सर इसका मतलब सिर्फ पहल करना समझते हैं। हाँ। पर ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है, बहुत ज्यादा। ये इस बात को स्वीकार करना है कि हम अपनी जिंदगी के ड्राइवर हैं, पैसेंजर नहीं। इसका सबसे पावरफुल उदाहरण विक्टर फ्रैंकल की कहानी में है। फ्रैंकल एक मनोचिकित्सक थे और उन्हें नाजी कंसंट्रेशन कैंप में रखा गया था। बहुत ही भयानक हालात थे वहाँ के तो। हाँ, उन्होंने अपना परिवार खो दिया, हर तरह का दर्द सहा, उनसे सब कुछ छीना जा सकता था सिवाय एक चीज के, उनके चुनने की आजादी। हाँ, कि वो इन हालात पर प्रतिक्रिया कैसे देंगे। बिल्कुल, उन्होंने महसूस किया कि किसी भी घटना मतलब स्टिम्युलस और हमारी प्रतिक्रिया मतलब रिस्पॉन्स के बीच एक खाली जगह होती है, और उस जगह में हमारी सबसे बड़ी ताकत है चुनने की आजादी। हाँ, प्रोएक्टिव लोग उस जगह का इस्तेमाल करते हैं। वो मौसम या दूसरों के बर्ताव को अपने मूड का रिमोट कंट्रोल नहीं बनने देते, वो अपने मूल्यों के आधार पर चुनते हैं। वो इससे ही जुड़ा हुआ वो सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का आइडिया है। हाँ, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है वो। हमारा जो चिंता का दायरा है, मतलब सर्कल ऑफ कंसर्न, वो बहुत बड़ा हो सकता है। राजनीति, ट्रैफिक, लोग क्या कह रहे हैं। और रिएक्टिव लोग अपनी सारी एनर्जी इसी में खर्च कर देते हैं, उन चीजों पर जिन पर उनका कोई कंट्रोल ही नहीं है। जबकि प्रोएक्टिव लोग अपने प्रभाव के दायरे पर फोकस करते हैं, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, वो चीजें जिन्हें वो सच में बदल सकते हैं, अपनी सेहत, अपनी स्किल्स, अपनी आदतें, अपना रवैया। और मजे की बात यह है कि जब आप अपने प्रभाव के दायरे पर काम करते हैं तो वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। ठीक है, तो हमने अपने जीवन की जिम्मेदारी ले ली, हम प्रोएक्टिव हो गए, लेकिन अब किस दिशा में जाना है? शायद यहीं पर दूसरी आदत आती है। सही पकड़ा। आदत 2, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। बिगिन विद द एंड इन माइंड। कोई भी काम शुरू करने से पहले अपनी मंजिल को साफ साफ देख लो। हाँ, और इसके लिए कवि एक बहुत ही गहरा अभ्यास बताते हैं। वो कहते हैं, कल्पना कीजिए कि आप 3 साल बाद अपने अंतिम संस्कार में बैठे हैं। थोड़ा अजीब है सोचने में, है, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली है। सोचिए, आपके दोस्त, परिवार, सहकर्मी आपके बारे में क्या कह रहे हैं, आप क्या सुनना चाहेंगे? ये सवाल सीधा आपकी आत्मा तक जाता है, आपको उन चीजों पर फोकस करने पर मजबूर करता है जो सच में मायने रखती हैं। क्योंकि सभी चीजों का निर्माण 2 बार होता है। पहला निर्माण दिमाग में होता है, मेंटल क्रिएशन, और दूसरा असल दुनिया में, फिजिकल क्रिएशन,
जैसे घर बनाने से पहले उसका ब्लूप्रिंट बनता है। हाँ। अगर ब्लूप्रिंट ही गलत है तो आप दुनिया के सबसे अच्छे कारीगर लगाकर भी सही घर नहीं बना सकते। आज की जो हसल कल्चर है, जहां बस भागते रहो, उसमें ये आदत हमें रुककर पूछने को कहती है, क्या मैं सही दिशा में भाग रहा हूँ? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बड़ी तेजी से सीढ़ियां चढ़ रहा हूँ पर सीढ़ी ही गलत दीवार पर लगी है। बिल्कुल। और यहीं पर लीडरशिप और मैनेजमेंट का फर्क आता है। मान लीजिए कुछ लोग जंगल में रास्ता बना रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं। हाँ। ये मैनेजमेंट है, काम को सही तरीके से करना। हाँ, लेकिन तभी लीडर सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़कर चिल्लाता है, अरे रुको, हम गलत जंगल में हैं। अब आप कितनी भी कुशलता से पेड़ काटें, कोई फायदा नहीं, अब और गलत दिशा में जा रहे हैं। तो दूसरी आदत लीडरशिप है, ये तय करना कि आप सही जंगल में हैं। और एक बार जब आपका ब्लूप्रिंट तैयार है, तब आती है तीसरी आदत, जो इन सब चीजों को हकीकत में बदलती है। पहली चीजों को पहली जगह दे, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। और ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं, ये सेल्फ मैनेजमेंट है। इसे समझने के लिए कवि एक मैट्रिक्स देते हैं, 4 खाने, जो कामों को 2 पैमानों पर देखते हैं। जरूरी मतलब इम्पोर्टेंट और तत्काल मतलब अर्जेंट। क्वाड्रेंट 1 में जरूरी और तत्काल काम होते हैं, संकट, डेडलाइन। क्वाड्रेंट 3 में तत्काल लेकिन जरूरी नहीं, जैसे कई फोन कॉल्स, कुछ मीटिंग्स। और क्वाड्रेंट 4 तो बस समय की बर्बादी है। लेकिन असली जादू तो क्वाड्रेंट 2 में है ना? बिल्कुल, वो काम जो जरूरी है लेकिन तत्काल नहीं। जैसे लंबी प्लानिंग करना, रिश्ते बनाना, कुछ नया सीखना, अपनी सेहत का ध्यान रखना। ज्यादातर लोग क्वाड्रेंट 1 और 3 में फंसे रहते हैं, या तो आग बुझाते हैं या तत्काल दिखने वाली गैर जरूरी चीजों में उलझे रहते हैं। लेकिन सबसे प्रभावी लोग अपना ज्यादातर समय क्वाड्रेंट 2 में बिताते हैं। वो तैयारी करते हैं ताकि संकट पैदा ही ना हो। सही कहा। ये आज की प्रोडक्टिविटी की दुनिया के बिल्कुल उलट है, जहाँ लोग बस टू डू लिस्ट में उलझे रहते हैं। तो ये हुई निजी जीत की 3 आदतें। इसके बाद इंसान बाहर की दुनिया से जुड़ने के लिए तैयार होता है, इंटरडिपेंडेंस। और उस सफर की जो करेंसी है वो है विश्वास, जिसे कवि कहते हैं इमोशनल बैंक अकाउंट। हर रिश्ते में एक अदृश्य बैंक अकाउंट। हाँ, जब आप वादा निभाते हैं, ईमानदारी दिखाते हैं, तो आप उस अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं। और जब वादा तोड़ते हैं या बुरा व्यवहार करते हैं तो विड्रॉल होता है। ये बिल्कुल सच है। मुझे याद है एक बार मैंने दोस्त से किया एक छोटा सा वादा तोड़ दिया था। बात बहुत छोटी थी पर हमारे अकाउंट में शायद बैलेंस कम था और असर बहुत गहरा हुआ। होता है। और इसी भरे हुए अकाउंट की नींव पर चौथी आदत खड़ी होती है, जीत जीत की सोचें, थिंक विन विन। ये सिर्फ एक तकनीक नहीं है, नहीं, ये एक पूरा नजरिया है। ये इस विश्वास पर आधारित है कि दुनिया में सबके लिए बहुत कुछ है। अबंडेंस मेंटालिटी, मेरी जीत के लिए तुम्हारा हारना जरूरी नहीं है। हम दोनों जीत सकते हैं, पर क्या ये हमेशा प्रैक्टिकल है? बिजनेस की दुनिया में तो अक्सर विन लूज की बात होती है। बहुत अच्छा सवाल है। विन लूज मतलब मैं जीतूं तुम हारो, शायद आपको 1-2 बार फायदा दे दे, लेकिन लंबे समय में ये रिश्ते खत्म कर देती है। कोई भी हारे हुए इंसान के साथ दोबारा काम नहीं करना चाहेगा। बिल्कुल। इसी तरह लूज विन मतलब तुम जीतो मैं हारूं भी ठीक नहीं है, और लूज लूज तो तबाही है। तो लंबे रिश्तों में विन विन ही एकमात्र टिकाऊ रास्ता है। हाँ, सोचिए, आपको एक प्रोजेक्ट जल्दी चाहिए पर आपकी टीम के सदस्य के पास पहले से बहुत काम है। विन विन ये होगा कि आप दोनों बैठकर बात करें और ऐसा रास्ता निकालें जिससे सबका फायदा हो। और विन विन समाधान ढूंढने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि दूसरे के लिए जीत का मतलब क्या है। सही। और ये हमें सीधे 5वीं आदत पर ले आता है, पहले दूसरों को समझें, फिर अपनी बात समझाएं। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, देन टू बी अंडरस्टूड। ये शायद सभी आदतों में सबसे शक्तिशाली है, लेकिन इसका पालन सबसे कम होता है। क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग समझने के इरादे से नहीं बल्कि जवाब देने के इरादे से सुनते हैं। मन ही मन अपना जवाब तैयार कर रहे होते हैं। हाँ, कवि आंखों के डॉक्टर का उदाहरण देते हैं, जो मरीज की समस्या समझे बिना ही उसे अपना चश्मा दे देता है। हम सब सलाह देते समय यही करते हैं। तो समाधान क्या है? एम्पैथेटिक लिसनिंग, सहानुभूति से सुनना, सिर्फ शब्द नहीं बल्कि उसके पीछे की भावना और मतलब को समझना। और जब हम एक दूसरे को गहराई से समझ लेते हैं और विन विन की भावना से काम करते हैं तो हम छठी आदत के लिए तैयार हो जाते हैं। जहां जादू होता है, सिनर्जी पैदा करें, सिनर्जाइज। सिनर्जी का मतलब है कि संपूर्ण अपने हिस्सों के योग से बड़ा है, मतलब 1 + 1 = 2 नहीं, बल्कि 3, 10 या 100 भी हो सकता है। ये रचनात्मक सहयोग का शिखर है।
ये तब होता है जब दो लोग अपने मतभेदों को एक समस्या नहीं बल्कि एक ताकत के रूप में देखते हैं। तो ये समझौता करने से अलग है। समझौते में तो दोनों पक्ष कुछ न कुछ छोड़ते हैं। बिल्कुल अलग है। सिनर्जी में दोनों मिलके कुछ ऐसा नया बनाते हैं जो दोनों की अकेली सोच से कहीं बेहतर होता है, एक थर्ड ऑल्टरनेटिव। वाह, ये तो सच में एक अलग लेवल की सोच है। तो इन 6 आदतों को अपनाने और बनाए रखने के लिए 7वीं आदत सबसे जरूरी है, आरी को तेज करें, शार्पन द सॉ। वो लकड़हारे वाली कहानी जो घंटों से पेड़ काटने की कोशिश कर रहा है पर आरी तेज करने के लिए रुक नहीं रहा क्योंकि वो बहुत व्यस्त है। हम सब अपनी जिंदगी में यही कर रहे हैं ना? बिल्कुल। हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम खुद को, मतलब अपने सबसे बड़े औजार को बेहतर बनाने के लिए समय ही नहीं निकालते। बर्नआउट आज एक महामारी की तरह है। इसीलिए 7वीं आदत खुद को नया करने की है, नवीनीकरण की। ये बाकी सभी आदतों को ऊर्जा देती है और इसके 4 आयाम हैं जिनमें संतुलन जरूरी है। पहला शारीरिक, मतलब व्यायाम, सही खाना, आराम। दूसरा है आध्यात्मिक, अपने मूल्यों को समझना, ध्यान करना। तीसरा है मानसिक, कुछ नया पढ़ना, सीखना। और चौथा सामाजिक भावनात्मक, दूसरों की सेवा करना, रिश्तों में समय लगाना, सहानुभूति का अभ्यास करना। इन चारों में से किसी एक को भी नजरअंदाज करने से बाकी सब पर असर पड़ता है। बिल्कुल। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये आदतें हमें एक सफर पर ले जाती हैं, निर्भरता से स्वतंत्रता तक और फिर अंतर्निर्भरता तक, इंटरडिपेंडेंस, जहां हम दूसरों के साथ मिलकर असाधारण परिणाम हासिल करते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई मंजिल नहीं है जहां आप एक दिन पहुंच जाएंगे। ये तो लगातार सुधार की एक यात्रा है। सही कहा। ये परफेक्शन के बारे में नहीं बल्कि लगातार प्रयास करने के बारे में है। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं जो फिर से विक्टर फ्रैंकल का है। उन्होंने कहा था, इंसान को ये नहीं पूछना चाहिए कि उसके जीवन का अर्थ क्या है, बल्कि उसे ये महसूस करना चाहिए कि जीवन ही उससे ये सवाल पूछ रहा है। इसका मतलब है कि हमें अपने जीवन का अर्थ कहीं खोजना नहीं है, हमें उसे अपने कर्मों से, अपने योगदान से बनाना है। हमें जीवन को जवाब देना है। तो सोचने वाली बात यह है कि आपका जीवन आपसे क्या सवाल पूछ रहा है। वो कौन सा अनूठा योगदान है जिसे आप इस दुनिया में पूरा करने के लिए आए हैं। शायद इन 7 आदतों का अभ्यास हमें उस जवाब को जीने में मदद कर सकता है।